हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का ये नागरिक शास्त्र का अध्याय दूसरा है, यानी कि अध्याय दूसरा है जिसका नाम है संघवाद। ठीक है, और आप लोगों को बता दें इसका हम फुल रिवीजन के साथ आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को बताएंगे, यानी कि फुल रिवीजन नोट्स के साथ आप लोगों को इस वीडियो में समझाएंगे एंड बताएंगे। आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है और आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है। तो इसी वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ और आप लोगों को बताएंगे, यानी कि कौन कौन सा हेडिंग आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, और उसका बताएंगे कि क्या क्या मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखिए, जो हमारा हेडिंग पूछा जाता है एकात्मक सरकार, यानी कि एकात्मक सरकार किसे कहते हैं ये पूछा जाता है। देखिए, तो आप लोग इसमें क्या लिखिएगा कि एकात्मक सरकार एकात्मक राज्य एक एकल इकाई के रूप में केंद्र शासित मतलब केंद्र शासित एक राज्य है। क्या है? शासित क्या है या केंद्र शासित क्या है? एक राज्य है जिसमें केंद्र सरकार सर्वोच्च अधिकार है। एग्जाम्पल के तौर पर यूनाइटेड किंगडम है और जापान और सऊदी अरब है। ये सब जो होते हैं क्या होते हैं? एकात्मक सरकार होती हैं। और ये हमारा वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि एकात्मक सरकार किसे कहते हैं, ये हमें बताइए। तो आप लोग पूछा जाएगा तो यही आप लोग बता दीजिएगा। ठीक, फिर देखिए दूसरा क्या पूछा जाता है कि संघीय सरकार, यानी कि जो संघीय सरकार होता है वो किसे कहते हैं ये बताइए। देखिए, संघीय सरकार भी पूछा जाता है। तो देखिए इसमें क्या बताइएगा कि सरकार की एक प्रणाली जिसमें केंद्रीय पदाधिकरण और देश के विभिन्न अन्य घटक इकाइयों के बीच सत्ता साझा की जाती हो, संघवाद कहलाते हैं या क्या? संघीय सरकार कहलाती है। ये वाला भी कंप्लीट होगा ना, या संघवाद भी एक ही होता है और संघीय सरकार भी एक होता है। ठीक, तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर चलिए अगला देख लेते हैं हम। फिर देखिए इसमें जो पूछा गया है संघीय व्यवस्था के मुख्य लक्षण क्या क्या है ये बताइए। ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, अगर मुख्य लक्षण पूछेगा तो शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर बताइए। तो आप लोगों को बता देना है, क्या बताना है कि विभिन्न स्तरों द्वारा नागरिक के एक ही समूह पर शासन। और फिर जो हमारा अगला पॉइंट है क्या है कि संविधान में सरकार को विभिन्न स्तरों के अधिकार पर क्षेत्रों के साफ साफ उल्लेख किया गया है। आप लोगों को यह वाला भी बता देना। फिर अगला, संघीय ढांचे के दो उद्देश्य होते हैं। पहला जो उद्देश्य होता है देश की एकता पर को बल देना, और दूसरा उद्देश्य होता है क्षेत्रीय विविधता को सम्मान देना। ठीक, ये वाला भी हमारा हो जाएगा मुख्य लक्षण। और फिर अगला जो मुख्य लक्षण हमारा पॉइंट हो जाएगा कि सरकार क्या हो जाएगा कि सरकार के हर स्तर के लिए वित्त के स्रोत स्पष्ट वितरण दिया गया, और फिर मूलभूत प्रावधानों को बदलना और सरकार के किसी भी स्तर द्वारा अकेले संभव नहीं होता है। ये हमारा हो गया मुख्य लक्षण। तो ये वाला भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों का बहुत बार पूछा गया है। और फिर देखिए प्यारा सा नोट क्या लिखा गया है, इसको भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, यानी कि ज़्यादा लंबा नहीं होगा, यही 10 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, यहाँ पर नोट दिया गया है, किसी भी आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पहलू होते हैं। पारस्परिक विश्वास के साथ रहने पर सहमति, और फिर ये दोनों पहलू संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, ये हमारा नोट हो गया। आप लोग इसको भी दिमाग में बैठा लीजिए एंड समझ लीजिए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया इसमें कि संघों के निर्माण दो तरीके से होते हैं। यानी कि देखिए क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संघों के निर्माण कितने तरीकों से होते हैं, आप लोग उनको विस्तार पूर्वक से बताइए। तो इसका आंसर इसी प्रकार से लिखिएगा कि संघों के निर्माण दो तरीके से होते हैं जो निम्नलिखित हैं। सबको साथ लाकर संघ बनाना। देखिए पहला क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था यानी कि व्यवस्था में स्वतंत्र राज्य स्वतः एक दूसरे से मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। ये वाला हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्या दिया गया है कि स्वायत्तता बनाए रखने के राज्यों के पास शक्ति यानी कि बल हो। और फिर जो अगला देखिए क्या देगा, अमेरिका जैसे कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया सबको साथ जोड़कर संघ बनाना। इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्या दिया गया, इसमें क्या लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए थोड़ा छोटा कर रहे हैं कि व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है
होता है और हो सकता है कि कुछ इकाइयाँ को अन्य को मुकाबले अधिक शक्तिशाली मिली हो और बड़ी विविधता वाले क्षेत्रों, ये अगला पॉइंट है, बड़ी विविधता वाले क्षेत्रों जैसे कि कौन कौन से हैं, भारत है, स्पेन है, बेल्जियम है। तो ये हमारा ये वाला हो गया। देखिए विषयों की लिस्ट जो आ जाएगी इसमें देखिए क्या करना है, आप लोगों को समझने वाली बात है विषयों की लिस्ट। तो राष्ट्रीय महत्व की विषय यानी कि इसको समझना है, राष्ट्रीय महत्व के विषय क्या होता है। पहले देखिए क्या दिया गया, यूनियन लिस्ट जो दिया गया है इसमें देखिए राष्ट्रीय महत्व के विषय दिए गए हैं। फिर अगला देखिए कानून क्या दिया गया है कि कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र संवतर के पास होता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो, इसको वाला भी दिमाग में आप लोग फीड कर लीजिए। फिर अगला देखिए सुरक्षा, विदेश नीति, बैंकिंग, सूचना प्रसारण और स्टेट लिस्ट, ये वाला हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्या दिया गया, जो विषय स्थानीय महत्व के होते हैं उन्हें स्टेट लिस्ट में रखा जाता है, ये हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा। इसको वाला भी आप लोगों का ये नोट्स है, क्या बता रहे हैं, नोट्स सिर्फ आप लोग को इतना पढ़ के जाना है इस चैप्टर में और कुछ नहीं पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना। देखिए क्या दिया गया फिर आगे कि जो विषय स्थानीय, ये वाला हमारा कंप्लीट होगा। फिर ऐसे विषयों पर कानून बताने का अधिकार राज्य के पास होता है जैसे कि पुलिस, व्यापार और वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। तो हमारे ये वाला हो जाएगा। जो साझा लिस्ट होती है वो कौन कौन सी होती है, देखिए इसमें क्या लिखना है कि विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्यों के दोनों के पास होता है, ठीक। और दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए नियमों में टकराव की स्थिति होती है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून भी मान्य होता है, ये वाला हमारा हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए क्या है, शिक्षा है, वन है और ट्रेड यूनियन है, विवाह है, दत्तक है, अभिग्रहण है और उत्तराधिकार है, आदि इत्यादि होते हैं। बची हुई लिस्ट जो होती हैं क्या होती है, केंद्र सरकार होती हैं, जो कि नोट में लिखा गया है साफ साफ कि क्या लिखा गया है कि इस प्रणाली में कोई भी बदलाव लाने के लिए पहले तो उसे संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास कराना होगा और उसके बाद कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं से सहमति लेनी होगी। ये हमारा नोट हो प्यारा सा, तो आप लोग इसको वाला भी दिमाग में बैठा लीजिएगा और इसको आप लोग भी समझ लीजिएगा। इसी प्रकार से अगर पूछेगा, और देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्या पूछा जाता है, भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता के कारण क्या है बताइए बाबू। ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, ठीक। तो देखिए आप लोग का इसमें क्या लिखा है, पहला जो इस हेडिंग रहेगा भाषाई राज्य। भाषाई राज्य में क्या क्या लिखना है कि भारत विविधता से भरा है, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। जो अगला पॉइंट होगा कि कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है ताकि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रह सके। उदाहरण के तौर पर क्या क्या है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा है, महाराष्ट्र आदि है। कुछ राज्यों का गठन भूगोल, जातीय, संस्कृत आदि के आधार पर हुआ है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कौन सा राज्य है, नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है इत्यादि है, ठीक। और भी है। और फिर देखिए भाषा की नीति क्या क्या है, यानी कि इसमें क्या लिखना है, भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। यहाँ पर समझने वाली बात है देखिए कि भारत के संविधान में, यानी कि जो संविधान बना है, किसी भी भाषा का राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट होगा कि हिंदी केवल 40% लोगों की मातृभाषा है, ठीक, ये वाला हो जाएगा। और फिर देखिए अगला पॉइंट लिखिएगा कि 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। और भारत में विकेंद्रीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं, ये वाला बताइए। तो देखिए इसी प्रकार से पूछ लेता है कि भारत में विकेंद्रीकरण क्या होता है, स्पष्ट करके या समझाइए, ठीक। इसी प्रकार से पूछ लेगा। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, भारत एक विशाल देश है, यानी कि बड़ा देश है, जहां 2 स्तरों वाली सरकार से काम चलाना बहुत मुश्किल काम है। और फिर देखिए क्या है दूसरा पॉइंट में कि कई स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है, यहाँ पर क्या किया जा सकता होता है। और फिर जो तीसरा पॉइंट रहेगा, 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, ये अगला हो जाएगा। फिर अगला है कि संविधान में संशोधन क्या क्या हुए थे, देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अन्य पिछड़ी जातियों को रिकवर कर दिया गया, यानी कि सर्वे
सर्वे सीट्स मिला। और देखिए फिर अगला क्या है कि सीटों का कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है और राज्य चुनाव आयोग भी होना आवश्यक है। ये हमारा था पॉइंट, सभी पॉइंट। और ये आप लोगों का जो है नागरिक शास्त्र का अध्याय आप लोगों का दूसरा है संघवाद। तो आप लोगों को बाबू इतना ही पढ़ के जाना है, यानी कि इतना ही समझ के जाना। और कोई भी विद्या में और आगे आप लोगों को किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसी में से आप लोगों का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है, जो कि आप लोगों को संपूर्ण तरीके से आप लोगों को समझा दिए हैं और एंड बता दिए हैं। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसको देख सकें और समझ सकें, ठीक। और हाँ, आप लोगों को बता दें कि हमारे 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 इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो वहाँ पर पूछ सकते हैं और आप लोग का समस्या का निपटारा ज़रूर किया जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो ज़रूर आप लोग फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।